हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी EMRS TGT PGT इंग्लिश के MCQs की प्रैक्टिस चल रही है। इंग्लिश के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए उसमें जो लिटरेचर के जितने भी राइटर्स मेंशन हैं सिलेबस में, उनके हम MCQ प्रैक्टिस यहाँ पर कर रहे हैं। आई होप प्रीवियस वीडियोज को आपने देख ही लिया होगा। और अभी जो हमारे राइटर चल रहे हैं वो हैं GB शॉ। GB शॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर हैं, ठीक है। और इनके जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, शॉज कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ फोर्स इज बेस्ट एनंशिएटेड इन। शॉ का जो कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ है फोर्स करता है इज बेस्ट एनंशिएटेड इन। ऑप्शन है कैंडिडा, बैक टू, मैथ्यूसेला, आर्म्स एंड द मैन या फिर मैन एंड सुपरमैन। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, ये जो वर्क है ना वो है बैक टू मेथुसेला। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इस पर्टिकुलर वर्क में हम देखते हैं कि शाह का जो कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ फोर्स है वो हमें बेस्ट तरीके से रिप्रेजेंटेशन उसकी मिलती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड इज, नेम द फर्स्ट नॉवल रिटन बाय जीवी शाह। जैसा कि हमें पता ही है कि जीवी शाह ने ज्यादा नॉवल नहीं लिखे हैं, ठीक है। और इनके पहले नॉवल का नाम यहाँ पर हमें बताना है। ऑप्शंस हैं लव अमंग द आर्टिस्ट, इरेशनल नोट, एन अनसोशल सोशलिस्ट या फिर इमेच्योरिटी। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? जीवी शाह का फर्स्ट नॉवल कौन सा था? सोचिए, आंसर कीजिए। द वेरी फर्स्ट नॉवल ऑफ जीवी शाह। Yes, the right answer is immaturity. Option number D is the correct answer, immaturity. Moving to the next question. Question number third is, which of the following is a play written by Shaw? जीवी शॉ के द्वारा लिखा हुआ इनमें से कौन सा प्ले है? ऑप्शंस है हार्ट ब्रेक हाउस, अ पैट्रिशियन, अ मॉडर्न लवर, सीनी एगोनिस्ट। Yes, what should be the correct answer? The play which is written by G.V. Shaw. Right answer is Heartbreak House. Option number A is the correct answer. According to these options, हम यहाँ पर जो correct answer लगाएंगे वो है Heartbreak House. Moving to the next question. Question number 4 is, which of the following is not written by Shah? जीवी शाह के द्वारा नहीं लिखा गया वर्क कौन सा है इनमें से? ऑप्शन है गेटिंग मैरिड, द स्किन गेम, और यहाँ से ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, ये मिक्स हो गया है। ऑप्शन नंबर सी है यू नेवर कैन टेल या फिर मेजर बारबरा। यस, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवी शाह के द्वारा लिखा हुआ वर्क नहीं है। गेटिंग मैरिड, स्किन गेम, यू नेवर कैन टेल या फिर मेजर बारबरा। तो आप जान सकते हो कि मेजर बारबरा जीवी शाह का ही वर्क है। यू नेवर कैन टेल, दिस इज आल्सो रिटन बाय जीवी शाह। और गेटिंग मैरिड, यहाँ पर जो वर्क नहीं लिखा गया है जीवी शाह के द्वारा वो है स्किन गेम। अब ये स्किन गेम किसका वर्क है ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताना। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, नेम दी लास्ट नॉवल रिटन बाय शॉ। जैसे कि हमने देखा कि इनकी जो वेरी फर्स्ट नॉवल था वो कौन सा था? इमेच्योरिटी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे इनका लास्ट नॉवल पूछा जा रहा है जीवी शाह का। ऑप्शन है अनसोशल सोशलिस्ट, इरेशनल नोट, इमेच्योरिटी, लव अमंग द आर्टिस्ट। तो इसमें से इसे तो कैंसिल आप कर ही सकते हो क्योंकि इमेच्योरिटी इनका फर्स्ट नॉवल था। बाकी अब बताइए इनमें से लास्ट नॉवल कौन सा था और टोटल इन्होंने कितने नॉवेल्स लिखे? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर?
इनका जो फर्स्ट नॉवल है वो है एन अनसोशल सोशलिस्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एन अनसोशल सोशलिस्ट वाज द लास्ट नॉवल रिटन बाय जीवी शॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज स्टैंडिंग ऑन द बालकनी ऑफ प्लेस ओपनिंग। जब ये वाला प्ले आर्म्स एंड द मैन प्ले ओपन होता है या इसकी शुरुआत होती है तो इसकी शुरुआत में बालकनी में कौन खड़ा है? ऑप्शंस आर निकोला, लॉका, रेना, नन ऑफ दीज। यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। निकोला कैरेक्टर है वो, लॉका है, रेना है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो बालकनी सीन जब स्टार्टिंग में इस बर्थ में होता है तो उसमें बालकनी में कौन है? रेना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, रेना। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग सिट्स ऑन द टॉप ऑफ रेना's चेस्ट ऑफ द ड्रॉर? ऑप्शंस आर paperback novel, religious pamphlet, a jewelry box, a quilt. सोचिए, आंसर कीजिए। यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यहां पर जो राइट आंसर है वो है पेपर बैक नॉवल, ठीक है। ये रैना की जो ड्रॉर की चेस्ट है उस पर उसके टॉप पर रखा हुआ है, ठीक है, पेपर बैक नॉवल। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 इज इन द फर्स्ट एक्ट हु एंटर्स द रूम टू डिलीवर न्यूज टू रैना। तो पहले ही एक्ट में प्ले कौन सा चल रहा है ये भी ध्यान रखना है। यहां से ये जो प्ले है वो है आर्म्स एंड द मैन, ठीक है। आई गेस यही प्ले है। अब इस प्ले से ही हम रिलेट करते हुए क्वेश्चंस देख रहे हैं जिसमें रैना नाम का कैरेक्टर है जो बालकनी सीन में भी आपको देखने को मिलता है, आर्म्स एंड द मैन प्ले में। और यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें कहा गया है कि इसी के आर्म्स एंड द मैन जो वर्क है उसी के पहले एक्ट में कौन एंटर करता है रूम में रैना को एक न्यूज डिलीवर करने के लिए? ऑप्शन है सर्गियस, निकोला, कैथरीन। यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? सर्गियस है, निकोला है, कैथरीन है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? कैथरीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कैथरीन न्यूज देने के लिए आती है रैना को। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, आर्म्स एंड द मैन इज अ सटायर ऑन। ये एक सटायर के रूप में यूज किया गया है। यह एक नॉवल है जो एक सटायर है किस पर? वॉर एंड हीरोइज्म, लव एंड मैरिज, लव एंड सॉरो, या फिर नन ऑफ दीज? बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ये सटायर किस चीज पर है? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहां पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वॉर एंड हीरोइज्म पर ये एक सटायर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, शाह वाज बोर्न ऑन। तो जीवी शाह का जन्म कब होता है? 1856, 1899, 1877 या फिर 1866? जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये एक आयरिश प्ले राइट है और इनका जन्म कब होता है? 1856 में, ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 1856। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवी शाह एंटर दी वेसलेन कनेक्शनल स्कूल इन द ईयर। कौन से ईयर में जीवी शाह वेसलेन कनेक्शनल स्कूल में एंटर करते हैं, एडमिशन लेते हैं? ऑप्शंस हैं 1866, 1844, 1899 या फिर 1874? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यस, यहां पर जो राइट आंसर होगा 1866। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 1866। मूविंग टू द नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 12 इज, वेट अ मिनट, यस, इसे हम कर चुके थे, 11 भी कर चुके हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 12. 12 is, in which year Shaw became junior clerk to a Dublin estate agent? बताइए वो कौन सा ईयर था जिसमें जीवी शाह एक जूनियर क्लर्क बनते हैं डबलिन एस्टेट एजेंट के पास? 1871, 1875, 78 या फिर 99? यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए. यस, द राइट आंसर इज 1871. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. 1871 में बनते हैं. चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 इज, शाह's फर्स्ट नॉवल इमैच्योरिटी रिटन इन, ये कौन से ईयर में लिखा गया था? उस ईयर का नाम, उस ईयर को बताना है जहां पर जब ये इमैच्योरिटी जो वर्क है इनका, जो फर्स्ट नॉवल है जीवी शाह का, वो लिखा गया था. 1879, 1855, 1875 या 1866? क्या होगा राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए. यस, इसका जो राइट आंसर है वो है 1879. ठीक है, 79 में इनका फर्स्ट नॉवल ये लिखा गया था, ध्यान रखना है. चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 14, शाह जॉइन दी फैबियन सोसाइटी. तो फैबियन सोसाइटी को जीवी शाह ने कब ज्वाइन किया था? सोचिए, आंसर कीजिए. देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस ईयर से रिलेटेड हैं. ज्यादातर ईयर्स हमें लर्न नहीं होते हैं, पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे इन्हें नोबेल प्राइज कब मिला है, इनका जन्म कब हुआ है, इनका पहला नॉवल कब पब्लिश हुआ है, ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं. ठीक है, तो शाह ने फैबियन सोसाइटी को कब ज्वाइन किया? 5 सितंबर 1884, 6 सितंबर 1895, 7 सितंबर 1876 या फिर 9 सितंबर 1899? Yes, what should be the correct answer? तो उन्होंने ज्वाइन किया था 1884 में. ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 5 सितंबर 1884. ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 5 सितंबर 1884. मूविंग टू द नेक्स्ट. Shaw wrote the play The Quintessence of Evasionism in. तो शॉ ने एक प्ले लिखा जिसका नाम है क्विंटेंसेस ऑफ इवेशनिज्म. ये कौन से ईयर में लिखा था? 1891, 1897, 1899 या फिर 1874? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए. यहां पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? यस, 1891. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. 1891 में इन्होंने ये वर्क लिखा, ये प्ले लिखा जिसका नाम था क्विंटेसेंस ऑफ इवेशनिज्म. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 16, द प्ले मिसेस वॉरेन प्रोफेशन बाय जीवी शाह वाज रिटन इन इजोइक. बेसिकली यहाँ पे ईयर पूछा गया है, तो ये जो वर्क है वो कब लिखा गया था, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है. जैसे कि आप जानते हैं इसकी थीम भी हमने पढ़ी है, लास्ट वीडियो में ही हमने देखा था. द प्ले मिसेस वॉरेन प्रोफेशन, ये प्रोस्टिट्यूशन पे है, इसकी जो मेन थीम है वो प्रोस्टिट्यूशन है, और इसको रोक भी दिया गया था. ठीक है, और ये पब्लिश कब होता है? 1893, 1895, 1899 या फिर 1895? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, सोचिए, आंसर कीजिए. द करेक्ट आंसर इज 1893. ये ईयर बेसिकली जीवी शाह के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर था. ठीक है, ध्यान रखना है, 1893. नेक्स्ट इज, शाह रोट द प्ले द फ्लैंडरर. शाह ने एक प्ले और लिखा, द फ्लैंडरर. ये कब लिखा था? 1893 में, 1897, 1899 या फिर 1874?
इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जिस ईयर में इन्होंने मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशन लिखा था उसी ईयर में ये वाला वर्क भी लिखा था, द फ्लैंडरर। ठीक है, तो इसका भी ईयर सेम ही है, 1893। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 1893 में ये वर्क लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इज शॉ रोट आर्म्स एंड द मैन। मैंने कहा था ना कि ये वाला ईयर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस ईयर में इन्होंने कई सारे प्लेस को लिखा है। तो यहाँ पे आर्म्स एंड द मैन, ये वाला प्ले कौन से ईयर में लिखा है इन्होंने? ऑप्शंस है 1893, 1899, 1897 या फिर 1874। यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यहां पर भी जो करेक्ट आंसर है वो है 1893। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 1893। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। आई थिंक आप सन्स को पढ़ते हुए बोर हो गए होंगे, तो अब ये सन्स के क्वेश्चन खत्म हुए, ईयर के क्वेश्चन। अभी इन्हें देखते हैं। नियर व्हाट इज पेटकॉफ्स हाउस सिचुएटेड? तो यहाँ पे एग्जैक्टली ये पूछा जा रहा है कि पेटकॉफ का जो हाउस होता है वो किस चीज के नियर सिचुएटेड होता है। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? तो अभी कुछ क्वेश्चंस आपको, इनका जो एक फेमस वर्क है जिसका नाम है आर्म्स एंड द मैन, जो अभी हमने देखा कि कब लिखा गया था, 1893 में लिखा गया था। ठीक है, उसी से ये कुछ क्वेश्चंस हैं आगे के, आर्म्स एंड द मैन से। ठीक है, इसमें कहा गया है कि पेटकॉफ का जो हाउस है वो सिचुएटेड है किस चीज के? मॉस्को किस चीज के पास में सिचुएटेड है? ड्रैगन मैन पास, पीटर्सबर्ग या फिर नॉर्थ बल्गोनिया? यस, यहां पर राइट आंसर क्या होना चाहिए? सोचिए, आंसर कीजिए। द करेक्ट आंसर इज ड्रैगन मैन पास। ठीक है, इसका जो घर है पेटकॉप्स का वो ड्रैगन मैन पास के पास में ही सिचुएटेड है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20। रेना's फादर होल्ड्स व्हाट रैंक इन बुल्गारियन आर्मी? तो रैना के जो फादर होते हैं वो बुल्गारियन आर्मी में कौन सी पोस्ट पर थे? ऑप्शन है मेजर, कॉर्पोरल, जनरल, ल्यूटेनेंट या लेफ्टिनेंट बोल देते हैं जिन्हें। यस, क्या होना चाहिए राइट आंसर? मेजर थे, कॉर्पोरल थे, जनरल थे, ल्यूटेनेंट थे। रैना's फादर, ध्यान रखना कौन सी आर्मी में थे? बुल्गारियन आर्मी में। ठीक है, और इनकी पोस्ट थी मेजर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ये मेजर की पोस्ट पर थे। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा लेंदी है, ध्यान से पढ़ना है। व्हाट डज लूका टेल रेना इन द ओपनिंग सीन ऑफ द प्ले? प्ले की ओपनिंग सीन में, बालकनी सीन जिसमें था एक्ट 1 में, उसी में यहाँ पे कहा गया कि लूका रेना से क्या बताता है ओपनिंग सीन में? ऑप्शन है हाउ टू फाइंड द ट्रैप डोर इन हर रूम, हाउ टू अनबकल हर शूज विद द लाइट ऑफ, how to close the window without locking it entirely shut, या फिर how to find the chocolate cream। तो किस चीज के बारे में उसे बताता है ल्यूका? यस, ओपनिंग सीन में ल्यूका किस चीज के बारे में रैना को बताता है कि किस तरीके से ट्रैप डोर को फाइंड करना है अपने रूम में, या फिर अनबकल करना है अपने शूज को with the light off, या फिर how to close the window without locking it entirely shut, इसे पूरी तरह से बंद किए बिना किस तरीके से विंडो को बंद कर सकते हैं, how to find the chocolate creams। यस, यहां पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? how to close the window without locking it entirely shut। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इस चीज के बारे में वो सिखाता है, बताता है उसे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। टू whom ल्यूका engaged?
तो ल्यूका किसके साथ एंगेज था? ऑप्शन आर निकोलिया, निकोला, रिकोला, रोकू। ये कैरेक्टर्स के नेम है। अब इसमें से बताना किसके साथ वो एंगेज था ल्यूका। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहां पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? Yes, right answer is Nicola. Option number B is the correct answer, Nicola. Okay, moving to the next question. 23 is, from where does Bloncelli hail? ये जो पर्टिकुलर नेम है ब्लॉन्डसेली हेल, वो कहां से है? ऑप्शंस हैं लिechtenstein, सर्बिया, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। ये एक प्लेस का नाम है ब्लॉन्डसेली हेल, ठीक है। अब ब्लॉन्डसेली हेल जो है ये कहां पर सिचुएटेड है, किस जगह से है? लिechtenstein, सर्बिया, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। यस, यहां पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सोचिए, आंसर कीजिए। ये जो हेल है वो कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, स्विट्जरलैंड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 24th, whose picture does Rena keep in her room at the start of the play? प्ले की बिगिनिंग में रैना अपने रूम में किसकी पिक्चर रखती थी, किसकी फोटो रखती थी? सर्गियस, पेटकॉप्स, ब्लॉन्डशेलीज या फिर कैथरीन्स? आई थिंक वो ब्लॉन्डशेली जो था वो एक कैरेक्टर का नेम था, नॉट अ प्लेस नेम। ओके, ध्यान रखना है। सर्गियस, पेटकॉप्स, ब्लॉन्डशेलीज, कैथरीन्स। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा, रैना किसकी फोटोज रखती थी अपने रूम में? तो सर्गियस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सर्गियस। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 25, Catherine has what installed in the Petcoff's house? Options हैं a dumbwaiter, a garage of 4 horses, an electric bell for the servants, an electric bell for the dogs. बताइए, कैथरीन ने पेटकॉफ के घर में क्या चीज इंस्टॉल कराई थी, क्या चीज लगवाई थी? A dumbwaiter, a garage for horses, an electric bell for the servant, an electric bell for the dogs. सोचिए, आंसर कीजिए। राइट आंसर क्या होगा इसका? यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है एन इलेक्ट्रिक बेल फॉर द सर्वेंट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, इलेक्ट्रिक बेल सर्वेंट के लिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 26th is, the Serbs are allied with members of which empire? कौन से एम्पायर के मेंबर्स से सर्ब्स जो थे वो जुड़े हुए थे? ऑप्शन है रशियन, बैडवियंस, ऑस्ट्रियन, ट्रांसपाल्पेटिनेंस। सोचिए, आंसर कीजिए। जो सर्ब्स थे, जो सर्बियन लोग थे, वो एलीड थे विद मेंबर्स ऑफ विच एम्पायर? द राइट आंसर इज द ऑस्ट्रियन। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑस्ट्रियन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, Bloncelli asked Rena to let him do what when he is in her room?
यहाँ पे पूछा जा रहा है ब्लॉन्ड शैली रैना से क्या करने के लिए कहता है कभी भी, ही इज इन हर रूम, कि वो उसके रूम में कभी भी कर सकता है, क्या कर सकता है? स्लीप, ईट डिनर इन द किचन, लुक फॉर अम्यूनिशन या फिर लुक फॉर रोप। अच्छा सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ब्लंट शेल जब रैना के रूम में होता है तो वो क्या करने के लिए कहता है? स्लीप, ईट डिनर इन द किचन, लुक फॉर अम्यूनिशन या फिर लुक फॉर रोप। यहां पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? यस, द राइट आंसर इज स्लीप। ठीक है, सोने के लिए कहता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, स्लीप। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। द प्ले might not be described as of which subgenre? ऑप्शंस है मैरिज कॉमेडी, सोशल सटायर, मेलोड्रामा, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। इस प्ले को किसका सब जॉनर नहीं डिस्क्राइब किया जा सकता? मैरिज कॉमेडी का, सोशल सटायर का, मेलोड्रामा का, कॉमेडी ऑफ मैनर का। यस, सोचिए, आंसर कीजिए। यहां पर राइट आंसर क्या होगा? द राइट आंसर इज मेलोड्रामा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये सब जॉनर नहीं है मेलोड्रामा का, ऑप्शन नंबर सी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 is why has सर्गुइस रिजाइन हिज आर्मी कमीशन? तो सर्गुइस जो होता है अपनी आर्मी कमीशन से रिजाइन क्यों कर देता है? ऑप्शंस हैं ही इज एंग्री, ही विल नेवर बी प्रमोटेड, he is had an affair, he got too many men killed in the war, या फिर he was too good a soldier। क्या रीजन था उसका रिजाइन करने का, जो वो अपनी आर्मी से रिजाइन कर देता है, आर्मी कमीशन से? यस, सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होना चाहिए यहाँ पर राइट आंसर? यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ही इज एंग्री, ही विल नेवर प्रमोटेड। ठीक है, इसलिए वो रिजाइन कर देता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 इज व्हाट डज पेटकॉफ डू इंस्टेड ऑफ यूजिंग द इलेक्ट्रिक बेल टू कॉल द सर्वेंट्स? पेटकॉफ क्या करता है बजाय इसके कि वो इलेक्ट्रिक बेल को बजाए सर्वेंट्स को बुलाने के लिए? विस्पर, राइट नोट्स, राइड आउट ऑन हॉर्सबैक टू फाइंड द सर्वेंट्स, येल। क्या करता है इनमें से वो? भले ही इलेक्ट्रिक बेल थी उसके पास, लेकिन वो इलेक्ट्रिक बेल सर्वेंट्स को बुलाने के लिए नहीं बजाता है। और वो क्या करता है? विस्पर करता है, राइट नोट्स, राइड आउट ऑन हॉर्सबैक टू फाइंड द सर्वेंट, या फिर येल। सोचिए, आंसर कीजिए। क्या हो सकता है यहाँ पर राइट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है येल, मतलब चिल्लाता है, एक तरीके से येल करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वेट अ मिनट, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है। साथ ही अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई क्वेरी है आपकी, तो वो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। जैसे आप देख ही रहे हैं कि आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और हर एक राइटर को कवर अप करते हुए चलना है। एटलीस्ट उन्होंने जो सिलेबस में मेंशन करके दिए हैं उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। साथ ही आपको हर एज वाइज, एज की जो मेन इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं, ईयर्स होते हैं, उनको लर्न कर देना है। एज वाइज जो इम्पॉर्टेंट एंशिएंट इंसिडेंट हुए हैं उन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, साथ ही जनरल पेपर की भी तैयारी अपनी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।